नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम NCERT चैप्टर 1.2 की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित की जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं या हम इनको फैक्टर बोलेंगे। वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, केवल दो फैक्टर होंगे। जिसके केवल दो फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं इसको। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देखेंगे। वे संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, यानी कि खुद वह संख्या होगी और 1 होगा। अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, जो संख्याएं खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, वो सारी संख्याएं अभाज्य होगी। या हम दूसरे रूप में इसको क्या बोल सकते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर होंगे। जैसे 5, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5, यानी कि 5 किससे कटेगा, या तो 1 से या फिर खुद 5 से। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर होंगे या फिर वे संख्याएं जो खुद से या फिर 1 से कटेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर। अब हम देख लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिया 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है और 4 भी 2 का फैक्टर है, यानी कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हुए। एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं, जैसे 10 है। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी 10 का एक फैक्टर है, 2 भी 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है और 10 भी एक 10 का फैक्टर है। तो यानी कि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हुए, तो ये सारी क्या होगी, भाज्य संख्याएं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या कहा गया है ये समझ लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। हमने एक भाज्य संख्याएं ली, सपोज करो 30। ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। हम इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 30 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 15, 15 दूनी 30, फिर ये 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से, यानी कि 30 के फैक्टर क्या हुए, 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 भी एक 30 का फैक्टर है, 3 भी एक 30 का फैक्टर है और 5 भी एक 30 का फैक्टर है। ठीक है, और तो यहाँ से हमें क्या मिला, 30 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं।
30 जो है, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 25, 25 को हम क्या लिख लेंगे? 5 गुना 5, यानी कि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स। नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है? फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना देखेंगे कैसे। जैसे अभी 30 को हमने संख्या ली थी 30, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या किए थे? 2 से इसको डिवाइड किया, ये कितना हुआ? 15। फिर 3 से इसको डिवाइड किया, ये 5 बार गया। 5 से इसको डिवाइड किया, ये कितनी बार गया? 1। तो यहाँ से 30 को हम कैसे लिख लेंगे? 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन 30 के क्या हुए? 2 गुना 3 गुना 5। ये सारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 30 के। तो किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक संख्याओं के यदि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो हम किसका यूज करेंगे? अभी प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसको कैसे निकालेंगे। इनका तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कोई संख्या जैसे 12 और 15, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम? 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? जैसे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार गया? 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार गया? 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। इसी तरीके से हम 15 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 15 को फिर 2 से नहीं कटेगा, ये सबसे 3 से कटेगा, तो ये कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। तो हम 12 के फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 12 और 15 के हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3। और 15 को कैसे लिखेंगे? 3 गुना 5। अब यहाँ से हमें एलसीएम कैसे फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम के लिए तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 3 है, इनको लिख लेंगे 3, और 3 के अलावा जो भी फैक्टर बचे उनको लिख लेंगे 2 इंटू 5, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हुआ? 60। एक बार फिर देखेंगे। सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में लिख लेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फिर जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, और जो बचे हुए फैक्टर है उनको लिख लेंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम 60। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है जो कॉमन फैक्टर होता है सभी में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है? यहाँ पे 3 दिख रहा है हमें, 3 कॉमन फैक्टर है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल, यानी कि 12 का ऐसे मल्टीपल जो सबसे 12 और 15 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? 60। तो हम एलसीएम और एचसीएफ इस विधि से निकाल सकते हैं।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई संख्या हमने मान लेते हैं पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या हमने 30। तो हम इनके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 24 के फैक्टर क्या करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया 12, फिर 2 से इसको डिवाइड करा ये 6 बार, फिर 2 से इसको डिवाइड करा ये 3 बार, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1। तो यहाँ से फिर हमें 30 के फैक्टर कर लेंगे, 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 15 बार, फिर यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे ये कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। तो यहाँ से हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 24 और 30 के 24 और 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3, ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है HCF। सबसे पहले HCF देखेंगे। HCF कैसे निकलेगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें, 2 ये कॉमन है इसमें, और आपका 3 ये 2 कॉमन फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF 2 इंटू 3, यानी कि आपका HCF कितना हो जाएगा 6। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिख लेना है। कॉमन फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, इसके अलावा जो भी बचा फैक्टर, यहाँ से ऊपर में क्या बच रहा है 2 इंटू 2 और नीचे क्या बच रहा है 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, यानी कि इनका एलसीएम कितना आया 120। अब यहाँ से यदि आपको 2 संख्याएं दे रखी है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। यदि 2 संख्याएं दे रखी है ए और बी 2 संख्याएं दे रखी है और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। तो इनके लिए रिलेशन क्या होता है, यदि 2 संख्याएं दे रखी है तो इनका रिलेशन ये होता है a इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम विभाज्यता के नियम को पढ़ लेते हैं। जैसे कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड कोई संख्या कब होगी, जब लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट यदि 2 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। यदि कोई संख्या लास्ट में 2 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 32, लास्ट की संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का नियम देखते हैं। 3 से कोई संख्या डिवाइड कब होगी, यदि उनकी संख्याओं का योग, यदि उनके नंबरों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 27 है, 27 का सम कितना होगा 2 + 7, यानी कि इनका सम हुआ कितना 9, और 9 हमें पता है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यही 3 से डिवाइड होगी संख्या, ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे, 3 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, यदि उनके संख्याओं का, उनके अंकों का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का नियम देख लेते हैं। कोई संख्या 4 से डिवाइड कब होगी, जब लास्ट टू डिजिट यदि 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी।
फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 5, 4, 8, ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं, ये देखने के लिए हमने देखना है 48 डिवाइड हो रहा है 4 से, हमें पता है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नियम 5 से कोई संख्या डिवाइड कब होगी, या तो उस संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा या फिर 5। फॉर एग्जांपल जैसे 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या की लास्ट में या तो 0 है या फिर 5 है, वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। अब 6 का नियम देख लेते हैं, कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी, यदि वो संख्या 2 से और 3 से, यदि वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 7 का थोड़ा अलग हटके है, उसको देख लेते हैं। 7 का नियम देखते हैं, जैसे हमें देखना है 56, कोई संख्या 56 7 से डिवाइड हो रही है, तो ये तो सबसे छोटी संख्या होगी, इससे बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं, इससे बड़ी कोई संख्या लेंगे हम, जैसे हमने लिया 343 हमने कोई संख्या ली। अब इसको देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले डिजिट को लेंगे और उसका डबल कर देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 3 का डबल क्या होगा, 6, इसमें से इसको हटाएंगे तो 34 में से 6 गए, कितना हुआ, 28 हमें पता है 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यही नियम है 7 से डिवाइड करने का, यानी कि सबसे लास्ट वाली डिजिट का डबल करके बची हुई डिजिट से घटाते रहेंगे जब तक 2 डिजिट में नंबर ना आए, तो हम संख्या 2 डिजिट में नंबर आने पर हम इजीली देख लेंगे कि वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट, यदि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। 9 का नियम क्या है, यदि सम ऑफ डिजिट यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। जैसे 729 में क्या हो रहा है, 7 + 2 + 9, यानी कि ये क्या हो रहा है, 18 9 से डिवाइड है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम ये होगा, किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 है तो वो संख्या भी किससे हो जाएगी डिवाइड, 10 से। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 140, इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हमें 140 के हमें क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 70 बार, 70 दूनी 140। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 35। फिर इसको किस से डिवाइड करेंगे, 5 से। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 7, और फिर 7 से 1 टाइम्स। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 × 5 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, 156, यानी कि 156, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। फिर ये इसको डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 13 × 3 = 39। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हुए, 2 × 3 × 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें करना है 33825। तो हमें ये देखना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी,
ना ही 3 से डिवाइड होगी। सबसे पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से देखेंगे इसको डिवाइड करे होंगे नहीं। 8 और 3 11, 2 13, 13 और 5 18, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 1, 3 दूनी 6, 2 3 7 21 और 3 5 15। अब ये संख्या इससे डिवाइड करेंगे हम इसको 3 से, फिर देख लेते हैं 7 और 5 12, 12 और 3 15। अब इसको फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। अब इसको 5 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 5 8 40, तो कितना बचा 2, ये कितना हो जाएगा 25, 5 पन्ना 25। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा 17। तो फिर ये 17 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना बचेगा 1। यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 5005 5005। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड के लिए 1 0 1 0। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से इसको डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 7 एकम 7, फिर कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, 7 21। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे हम 11 से, क्योंकि 11 से इसको ये डिवाइड क्या होगा, 11 से डिवाइड के लिए अगर हमने किसी भी संख्या को यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 से इसको मल्टीप्लाई करा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, इनका सम बीच में। तो हमें पता है कि 143, यानी कि आजू बाजू का सम हमें 1 4 मिल रहा है, 3 और 1 का सम 4 मिल रहा है। तो यानी कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। 11 से डिवाइड होगी तो ये कितना हो जाएगा 13। फिर इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। इस ये क्या है, 7 4 2 9। ये डायरेक्टली अगर इसको आप करके देखोगे तो ये सीधा कटेगा 17 से। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 चौक 68, तो 4, कितना बचा ये 6, ये कितना हो जाएगा 62, 17 51, बचा कितना है 11 और 17 7 119। फिर ये किससे डिवाइड होगा 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 38, कितना बचा ये 5 19 30 57। फिर ये 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन करते हैं 26 और फिर 91, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुना 13 और 91 के फैक्टर देख लेते हैं 91 के। 91 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7 7 21, तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि 7 गुना 13। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यहाँ से देखते हैं कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर है, यहाँ से क्या होगा एचसीएफ 13 और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ से दिख रहा है हमें
क्या होगा, कॉमन फैक्टर लिखेंगे और जो बचा फैक्टर है 2 इंटू 7 यानी कि 13 दूनी 26, 26 गुना 7, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 यानी कि 182। 182 इसका क्या है, एलसीएम। अब हमें क्या दे रखा है कि हमें जांच करनी है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, दो संख्याएं दे रखी है तो उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल एचसीएफ। तो यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे हम, जैसे तो 26 गुना 91, 26 गुना 91 क्या हुआ, और एलसीएम गुना एचसीएफ 182 गुना 13। अगर 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे और 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। देखते हैं 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करके, 26 और 91 की तो कितनी बार गया, 26 मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 6 54 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23 यानी कि 6 6 3 2 यानी कि 23 कितना हुआ ये, 23 66। अब हम 182 और 13 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 8 3 24 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 1 यानी कि 6 6 और 8 और 5 13 हासिल 1, 1 और 1 2 यानी कि ये भी कितना आया हमारा 23 66 यानी कि हमारा क्या होगा, जांच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है हमें 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 के फैक्टर करेंगे। 510 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 फना 25 और 5 एकम 5। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 से 17 बार और ये 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 92 के। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। फिर 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगी, तो यानी कि इसको क्या लिख लेंगे, 2 गुना 23 यानी कि एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर 2 इंटू सॉरी, तो यहाँ से इनका एचसीएफ कितना होगा 2। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, कॉमन फैक्टर को ऐसे लिखेंगे, जो बचा हुआ फैक्टर है उनको लिख लेंगे। तो यहाँ से तो ये बचा हुआ है और यहाँ से ये बचा हुआ है तो इनकी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम निकल जाएगा। और फिर फॉर्मूले इसमें जांच कर लेंगे हम, a इंटू बी इंटू इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अब हम इसको लिख लेते हैं कि 12 15 और 21 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसके, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। फिर इसके क्या लिखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15। फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 7। यहाँ से एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या रखा है 3, यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यहाँ से 3, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा 3। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की कॉमन फैक्टर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कॉमन फैक्टर 3 है और जो बचे हुए फैक्टर ऊपर क्या बच रहा है 2 गुना 2, नीचे 5 और सबसे लास्ट में 7, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 7, 7 छक 42, 420, 420 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है 17, फिर 23 और फिर 29। ये सारे क्या है 17 एक अभाज्य संख्या है तो उसके फैक्टर यही हो जाएंगे, फिर ये 23 है, 23 के फैक्टर भी क्या हो जाएंगे यही हो जाएंगे, और ये फिर 29 है। एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं इसको। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर सिर्फ इनमें क्या है 1, यहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 17 गुना 23 गुना 29, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है 8, 9 और 25, इनके फैक्टर करने हैं। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 के फैक्टर 2 गुना 2, 9 के फैक्टर 3 गुना 3, और 25 के फैक्टर 5 गुना 5। यहाँ से एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ से एचसीएफ कितना होगा, कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो इनका कॉमन फैक्टर होगा ही, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 8 9 72, 72 गुना 25, 72 गुना 25, तो 25 दूनी 50, कैरी 5 और 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, यानी कि 1800, इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है एचसीएफ इज इक्वल टू 306 और 657 का जो एचसीएफ दे रखा है वो 9 दे रखा है, इनका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं क्या दे रखी है 306 गुना 657, ये दो संख्या दे रखी है। हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ इनका 9, तो 9 इसके डिवाइड में जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 306 गुना 657, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे 9 से, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, और ये 3 से कितना हो जाएगा 102। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये 3 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौक 12 34। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 गुना 657, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे 6 की पावर 1 की है तो हमें क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 36, 6 की पावर 3
तो कितना हो जाएगा 216। फिर 6 की पावर 4 यानी कि लास्ट में क्या आएगा डिजिट। हम क्या देख रहे हैं 6 की कोई भी पावर यदि हो तो उसके लास्ट में क्या आएगा 6, ना कि 0। 0 तो नहीं आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। या फिर इसको दूसरे रूप में हम क्या समझ सकते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब उनका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होगा, 2 और 5 होगा। 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके तो हमें क्या मिलेगा 10, यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 मिलेगा। तो इसके लिए हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुना 3 और इसकी पावर n है, यानी कि पावर n, तो 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। तो हमें क्या दिख रहा है साफ साफ कि इसका प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो यहाँ से 0 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर कुछ भी हो तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं है क्यों। ये देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है कि 13 कॉमन है। 13 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 7 गुना 77 और 1 78, 78। हमें क्या दिख रहा है कि 13 क्या है भाज्य संख्या, लेकिन 78 क्या होती है भाज्य संख्या है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके कई फैक्टर हो जाएंगे। 78 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, तो पूरी संख्या क्या है एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं। इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले, इसमें से यदि हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा क्या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो यहाँ से 5 तो 7 छंग 42 गुना 12 दूनी 24 प्लस 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 की और 42 की, तो 24 दूनी 48 और 4 कैरी, 24 चौक 96, 96 और 4 100 और प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 1009। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लेंगे। इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 गुना 009, इनके फैक्टर भी हो जाएंगे। ये क्या है एक भाज्य संख्या है, तो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। यानी कि यदि एक अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्या में यदि भाज्य संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलेंगे, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। देखो इसको प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे तो क्वेश्चन ये है, ये एक पाथ है, सर्किल है। यहाँ से सबसे पहले सोनिया ने स्टार्ट किया और 18 मिनट में एक पूरा चक्कर लेके आ गई यहाँ पे 18 मिनट में। ठीक है, 18 मिनट में फिर ये अगला चक्कर कितने मिनट में लेके आएगी 18 ये है, फिर अगला चक्कर ये 36 मिनट में लेके आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं किसका नेक्स्ट है रवि एक चक्कर लेके आता है कितने मिनट में 12 मिनट में, 2 चक्कर लेके आएगा 24 मिनट में और तीसरा चक्कर लेके आएगा 36 मिनट में। यानी कि 3 चक्करों के बाद
रवि और 2 चक्रों के बाद सोनिया एक ही जगह पे होंगे, यानी कि हमें इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, तो हमें क्या निकल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड टाइम। तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 2। 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देख लेते हैं। 2 गुना कॉमन फैक्टर उठा लिया, और जो शेष बचा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छंग 36, यानी कि ये इसका आंसर है। तो वो 36 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे। थैंक यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।